चलो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटीज़ की बात करते हैं फटाफट, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बड़ी सारी कमेटीज़ जो थी उसका गठन करा, जिसके पास डिफरेंट टास्क थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के। इनमें से जो 8 थी वो थी मेजर कमेटीज़ और बाकी जो थी वो थी माइनर कमेटीज़, ठीक है। इन कमेटीज़ के ने सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि मेजर जो थी वो 8 थी, बाकी माइनर थी। माइनर के नंबर कोई फिक्स नहीं थे, तो वो आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं मेजर कमेटीज़ की। मेजर कमेटीज़ कौन कौन सी थी ये भी आपको याद होना चाहिए, और उन कमेटीज़ को लीड कौन कर रहे थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसके कौन थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये सिर्फ लिस्टिंग है, इसमें कुछ एनालिसिस नहीं है, तो हम डायरेक्टली सिर्फ पढ़ के इनको स्ट्राइक करते हैं, बाकी लर्न करना इसका आपका काम है, ठीक है। यूनियन पावर्स कमेटी जिसको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को भी लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी मतलब इसका मतलब ये हमें ये बता रहा है कि प्रोविंशियल लेवल पर यानी कि स्टेट लेवल पर भी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज़ बनाई गई थी। नेशनल लेवल पर तो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम पे, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पर भी थी, जिसको लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आगे चल के होम मिनिस्टर बनते हैं आज़ाद भारत के। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ड्राफ्ट करा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एक कमेटी थी जिसका काफ़ी बड़ा नाम है और इसके सब पार्ट्स भी होंगे। 5th पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया। याद रखना, एडवाइजरी कमेटी अलग अलग टॉपिक्स हैं इसके पास, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ को देखना, ट्राइबल एरियाज़ को देखना और एक्सक्लूडेड एरियाज़ को देखना, जिसको लीड कर रहे थे सरदार पटेल। इस कमेटी के फॉलोइंग सब पार्ट्स थे, मतलब ये कमेटी 5 और सब कमेटीज़ में बटी हुई थी। जैसे ये यहाँ पर टॉपिक है ना फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जिसको लीड कर रहे थे JB कृपालनी। JB कृपालनी का नाम आपने तब सुना होगा 12th क्लास में, वो चैप्टर है आशिमा दिवजोत इंडिगो। वहाँ पर जब वो पटना उतरते हैं महात्मा गांधी, तो वो JB कृपालनी के घर रुकते हैं, उनसे मिलते हैं, है ना। माइनॉरिटीज़ सब कमेटी HC मुखर्जी लीड कर रहे थे इसको। ये देखो दूसरा टॉपिक माइनॉरिटीज़ का। फिर यहाँ पर लिखा हुआ ना ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज़, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी। मतलब ये ट्राइबल एरियाज़ का बड़ा सा नाम है, उसके ऊपर एक कमेटी है, सब कमेटी है, जिसको लीड कर रहे थे गोपीनाथ बारदोलोई। फिर एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़ अदर देन दिस एरिया, मतलब ये जो एरिया उन्होंने बोला ना ऊपर, असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया, असम के एरिया के अलावा जो भी एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया है, इसके ऊपर सब कमेटी बनी थी, जिसको लीड कर रहे थे AV ठक्कर। और फिर है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी, ठीक है, जिसको हमें बता नहीं रखा कि कौन लीड कर रहे थे इसको, और एंड में जाके वो 8A की बात कर रहा है। देखते हैं 8A पे क्या है। हाँ, 8A पे हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट का जो था, मतलब इसको हटाओ गवर्नमेंट की स्टेटमेंट का, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का एक जो वन ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो पॉलिटिकल रिजल्ट निकल कर आया वो ये था कि एक रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम आप जानते हो, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, आशिमा और कशिश दिवजोत, आपको भी ये वाली चीज़ पता होगी, आपने सुना होगा 12th क्लास में। जब एक वोटिंग होती है और जनता की राय हम लोग जानते हैं और कहते हैं कि जनता जैसा कहेगी वैसे ही डिसाइड होगा। जैसा कि आज़ादी के बाद बड़ी सारी टेरिटरीज़ के ऊपर डिस्प्यूट था कि ये टेरिटरी पाकिस्तान वाले बोलते थे हमें दे दो, इंडिया वाले बोलते थे काय को दे दो भाई, हम रखेंगे। तो दोनों साइड के लीडर्स ने मिलकर कभी कभार ये डिसाइड कर लेते थे कि क्यों ना प्लेबिसाइड या रेफरेंडम करवा लो, जिसकी वजह से ये आसान हो जाए कि उस एरिया की जनता अगर वोट कर दे तो ज़्यादा बेटर होगा ये डिसाइड करना कि जनता कहाँ रहना चाहती है, तो पीसफुल तरीके से वो एरिया मर्ज हो जाएगा। फिर फोर्सफुल तरीके से एक्सीड नहीं करना पड़ेगा उसको, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में। उस एरिया के लोगों की वोटिंग करवा दो, वो खुद डिसाइड कर लेंगे वेदर दे वॉन्ट टू ज्वाइन पाकिस्तान और दे वॉन्ट टू स्टे इन इंडिया। तो ऐसे ही 1-2 एरियाज़ थे, उनमें से एक था NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। इधर की जनता ने वोट करा कि उनको पाकिस्तान के साथ रहना है, जिसका पूरा नाम था डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। और इसके मतलब इस डिसीजन के तहत हुआ क्या, जो ट्राइबल एरियाज़ इन बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में आते थे वो पाकिस्तान की सरदर्दी बन गई। सरदर्दी इन द सेंस कि उनका कंसर्न बन गया, मतलब ये नहीं कह रहा
मैं ये नहीं कह रहा सरदर्दी से कि यहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ बहुत ज़्यादा नाक में दम करने वाले थे, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं ऐसा। मतलब अब जो ट्राइबल एरियाज़ डेफिनेटली कल को NWFP अगर पाकिस्तान का पार्ट बन गया तो उधर जो भी ट्राइबल एरियाज़, जंगल, खेती बाड़ी जो भी है वो पाकिस्तान को संभालना है, ये टोन है इस लाइन की, ठीक है। तो जो सब कमेटी बनी इसके ऊपर, जो कि हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, सब कमेटी ऑन ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान, इट वॉज नॉट देयर फॉर कॉल्ड अपॉन टू फंक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसको नहीं बुलाया गया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बिहाफ पर ये वाला ट्राइबल एरिया या फिर ये वाली सब कमेटी फंक्शन करे। क्यों? जाहिर सी बात थी, हम लोगों को सब कुछ इंडिया और इंडिया की टेरिटरीज का देखना है, ना कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की टेरिटरीज का। जो इसके मेंबर्स जो थे, इस सब कमेटी के जो मेंबर्स थे वो कौन थे? एक तो खान अब्दुल गफ़ार खान, कशिश याद है ना, फ्रंटियर गांधी, इन्हीं को कहा जाता था। फिर खान अब्दुल समाद खान, ठीक है, इसके बारे में आप कम सुनोगे, आशमा, कशिश और दिवजोत। आपने खान अब्दुल गफ़ार खान का नाम ज़्यादा सुना होगा व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, खान अब्दुल समाद खान और फिर मेहर चांद खन्ना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इसके चेयरमैन पे फाउंड नहीं करी जा सकी है। अब अगर नहीं करी जा सकती है तो क्या UPSC दे सकता है? नहीं दे सकता। चेयरमैन के बारे में नहीं पूछेगा, आपको ये पूछ सकता है कि मतलब बड़े सारे जो अभी हमने कमिटीज़ देखी उनमें से लीडर्स को मिक्सअप कर दे और इनमें से 3 नाम या फिर 2 नाम दे दे, मतलब 5 नाम की आपको लिस्टिंग दे दे, 1 2 3 4 5, और पूछ दे विच अमंग द फॉलोइंग वर मेंबर ऑफ द सब कमिटी जो कि बलूचिस्तान या फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से कनेक्टेड थी। बस ऐसा पूछ सकता है, लेकिन ये कोई बहुत मेजर भयंकर कोई सब कमेटी या फिर जिसने एक तरीके से हिस्टोरिकल अपना फुटप्रिंट छोड़ा हो, ऐसा भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी इसकी, ठीक है। तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी कर लेना इसको कवर, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ठीक है, कि प्रोसीजर क्या होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स के बैठने के। याद है ना, एक दिन आशिमा वो बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे, अगले दिन वो बैठ के दिवजोत क्या करते थे, ऑर्डिनरी लॉज बनाते थे, है ना। फिर कशिश डेकोरम भी मेंटेन करना पड़ता था, है ना। जैसे GV मावलंकर को हमने बनाया था कि भाई आप डेकोरम मेंटेन करोगे जब ऑर्डिनरी लॉज बनाने के लिए बैठेंगे। और फिर हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तौर पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जब उसका रोल होगा जिन दिन, तो उसका अलग प्रोसीजर होगा। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एक बनाई गई जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर एक स्टेट्स कमेटी बनाई गई ताकि स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करा जा सके। अब स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करा जा सके मतलब बड़ी सारी ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी एंड बहुत सारी अलग स्टेट्स थी, दोज हु वर नॉट रेडी टू जॉइन इंडिया, पर्टिकुलरली प्रिंसली स्टेट्स थी। ऐसी हमारे देश में 565 स्टेट्स थी और उनमें से लास्ट में 4 स्टेट्स ने बहुत नाक में दम कर रखा था। वो 4 प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स जो थी उनके नाम थे हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर और जम्मू एंड कश्मीर। ये आराम से इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे और पूरी कहानी आप लोगों को पता है, हरी सिंह की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की, कशिश पता है ना, और इन दोनों को तो पता ही है ना। और 12th में अभी हमारा वो चैप्टर आने भी वाला है तो मैं ब्रशअप करवा दूंगा कशिश, ठीक है। तो स्टेट्स कमेटी जो बनी ताकि स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करा जा सके, इसको लीड करा जवाहरलाल नेहरू ने। फिर एक बनी स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको लीड कर रहे थे, ठीक है। आप मुझे नेक्स्ट क्लास में ये बताओगे दिवजोत, ये स्टीयरिंग कमेटी का काम क्या था, मैं अभी नहीं बताने वाला, ठीक है। ये आपका होमवर्क है दिवजोत, आप सभी का। इनफैक्ट कशिश यू कैन अवॉइड, आशिमा, दिवजोत आप बताओगे स्टीयरिंग कमेटी क्या थी, किससे रिलेटेड थी, ठीक है। अब बात करते हैं माइनॉरिटीज़ कमेटी की, ठीक है। मेजर कमेटीज़ जो थी उसके अंदर कोई डाउट तो नहीं, बताओ कोई डाउट, मतलब ऐसा तो टर्म नहीं जो समझ में नहीं आया। स्टीयरिंग मैंने आपको होमवर्क दिया, वो आपको बताना को, ठीक है। तो मैं माइनर कमेटीज़ के ऊपर फटाफट आ रहा हूँ। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसे लीड कर रहे थे। क्रेडेंशियल्स कमेटी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कमेटीज़ के नाम है अलग अलग बस है। हाउस कमेटी, P पत्ताबी सीतारामैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, डॉक्टर KM मुंशी। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, ठीक है, टेम्प्रेरी कमेटी बनी थी एक तरीके से नेशनल फ्लैग के ऊपर कि कैसा डिज़ाइन, कैसा, कितनी लेंथ, कितने कौन कौन से कलर क्या होना चाहिए, इसको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लीड कर रहे थे इस कमेटी को, नेशनल फ्लैग की इसके ऊपर। फिर कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फंक्शन डिसाइड करती थी, कब मेंबर्स कितने बजे आएंगे, क्या फंक्शंस होंगे, कैसे नहीं होंगे, तो GV मावलंकर। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, S वरादाचारी, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स नहीं थे। अब ये जो एक्सेप्शंस वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे ये वाला पॉइंट आपको मिल गया, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं।
नॉट इन यूपीएससी में, फिर भी बता रहा हूँ इस कमेटी के ऊपर यूपीएससी में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आते ही नहीं है, आ चुके हैं लेकिन बहुत कम आए हैं। मतलब आप ऐसा कर लो कि पिछले 10 साल के अंदर मुश्किल से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन निकला है, वो भी स्टेटमेंट की फॉर्म में निकला, डायरेक्टली नहीं निकला। मतलब एक बहुत सारी चीज़ें यूपीएससी पूछ रहा था उस क्वेश्चन के अंदर, उसमें से एक लाइन दे दी कि ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की थी और उसको चेयर कर रहे थे ये पर्सन, बस इसलिए याद होना चाहिए हमें। लेकिन छोटे एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ काम आ सकती है। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, याद है वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, कौन कौन से थे वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस? आशिमा जल्दी बताओ। हाँ एंड ब्रिटिश बलूच, वेरी गुड, ठीक है। पी पताबी सीतारामैया। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल प्रोविजन का जो उसके ऊपर एक्सपर्ट कमेटी बनी, तो उसको नलानी रंजन सरकार, ये भी एक असेंबली के मेंबर नहीं थे, तो ये वाला पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, यानी कि जो प्रोविंशियल लेवल पर लिंग्विस्टिक इशूज़ जो चल रहे थे आपको पता ही है, वो याद है ना, वो वाली बातें आप तीनों को। पी श्रीरामुलु, पोटी श्रीरामुलु, जिसने आंध्र प्रदेश अलग करवाया था, है ना, कि सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए आंध्र स्टेट शुड बी डिवाइडेड इनटू अ सेपरेट स्टेट, है ना। तो ये लिंग्विस्टिक डिमांड जो उठने लगी थी उसके ऊपर कमीशन बनाना ज़रूरी थी। इसको लीड कर रहे थे एस के दर के बारे में मैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है उसमें आपको मैं पढ़वाऊँगा, ठीक है। आगे स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया, मैंने बताया था ना, उसके लिए कुछ रिव्यू डेज भी थे, आई थिंक 114 या फिर 116 दिन थे ना, रिव्यू करा गया था। तो स्पेशल कमेटी बनाई गई थी एग्जामिन करने के लिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या बातें सही हैं, क्या रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक है कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं है, आज से 20 साल बाद 30 साल बाद ये बातें काम आएंगी कि नहीं आएंगी, ये सारी चीज़ें एनालाइज करने का काम जो था एक कमेटी बनाई गई, जिसको लीड करते थे जवाहरलाल नेहरू। फिर प्रेस गैलरी कमेटी, ये जो फोटोज़ वगैरह क्लिक होती थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स वगैरह की, इसके ऊपर भी एक कमेटी थी, उषा नाथ सेन, ताकि उनका हिस्टोरिकल फुटप्रिंट इन लोगों का कायम रहे। फिर लास्ट थी एक एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, जिसको लीड कर रहे थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, एस वरादाचारी, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं है कि फालतू लोग थे ये, ठीक है। मतलब नेशनल मूवमेंट में या कहीं ना कहीं इन लोगों का इंपॉर्टेंट योगदान रह चुका था। अब बात करते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी की, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का क्योंकि काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, और हम लोग ये चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया को ही जानने बैठे हैं। तो अमंग्स ऑल द कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको 29 अगस्त 1947 को सेटअप करा गया था। ये एक ऐसी कमेटी थी जिसको टास्क दिया गया था, इट वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसका पूरा ABCD से लेकर पूरा चिट्ठा, पूरी मतलब महाभारत, पूरी गीता, सारा ज्ञान तुम लिखोगे कि स्टार्टिंग लेटर से लेकर एंडिंग तक क्या क्या चीज़ें हमारे आज़ाद भारत के संविधान में होंगी, जिसके अकॉर्डिंग हमारा भारत चलेगा। अब इसके अंदर 7 मेंबर्स थे। सबसे पहले तो आपको एक गिनती याद रखनी है कितने मेंबर्स थे, क्योंकि ऐसी हर कमेटी का मैंने आपको बता दिया, उतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है जितनी वो डिजर्व करता है ऊपर, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आपको डिटेल में जानना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, और लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक भी इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। देवर कौन कौन थे ये 7 मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर? सबसे पहले तो चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, फिर दूसरे N. गोपालस्वामी अयंगर, तीसरे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा डॉक्टर K.M. मुंशी, पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 6th N. माधव राव। पहले N. माधव राव की जगह B.L. मित्तर थे, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो N. माधव राव इनकी जगह चले आए थे। फिर एक मेंबर थे D.P. खेतान, 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और D.P. खेतान को रिप्लेस कर आते हैं T.T. कृष्णमाचारी, ठीक है। तो 7 मेंबर्स के बारे में आपने जान लिया, इनके नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, चाहे भले ही आप ऊपर वाली कमिटीज़ के नाम अगर आप भूल जाओ। ऊपर वाली कमिटीज़ के नाम मैं आपको इसलिए देखो कह रहा हूँ, अब थोड़े टाइम बाद आप विजन की टेस्ट सीरीज़ आप देखो स्टार्ट करोगे, कशिश भी अभी थोड़े महीनों के बाद जब फ्री होना स्टार्ट करेगी, और चलो कशिश का तो चलो अभी लंबी जर्नी है, लेकिन 12th कर रही है अभी वो, आशिमा, दिवजोत, अभी आप तो इस साल जैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह दोगे, मैं उससे क्वेश्चन फ्रेम करूँगा। हर टेस्ट सीरीज़ में जब वो लोग टेस्ट लेने स्टार्ट करते हैं, जैसे बेसिक NCERTs के, उसके बाद लक्ष्मीकांत का जब वो चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं,
तो उससे क्वेश्चन बनते हैं, वो प्रिपेयर आपको करवा देते हैं 100 क्वेश्चन का एक जिस्ट देकर पूरा का पूरा, कि एक पूरा बास्केट देकर कि आपकी तैयारी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हो जाए, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना चाहिए, और एक ही बार की तो बात है यार, एक बारी जब कहीं पर भी फिट हो गए फिर थोड़ी ना देखना है सब चीज़ें बार बार। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रपोजल्स ऑफ वेरियस कमिटीज़, बहुत सारी कमिटीज़ ने इनको प्रपोजल दिए कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, मेंबर से बोलो ये करें, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया में ये याद रखना वो याद रखना। जैसे होता नहीं है जब आप कोई बहुत मान टास्क करने जा रहे होते हो या घर से कोई एक प्रॉपर किसी काम के लिए निकल रहा होता है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप वैष्णो देवी के लिए निकले आश्रमा, ठीक है, आप जा रहे हो और घर वालों के साथ, मैं कशिश और दिवजोत नहीं जा रहे। हम लोगों ने आपको कुछ पैसे फ़ोन पे करवाए, कुछ कुछ चीज़ें आपको बताएं कि वहाँ से ये चीज़ चढ़ा देना माता रानी को, या फिर ये कर देना, या फिर उधर से ही ये वाला प्रसाद ज़रूर ले आना, माता रानी का सिक्का ज़रूर ले आना, उनकी चुन्नी ज़रूर ले आना, या अगर कोई उधर फेमस एक मंदिर है उधर का जल भर कर ले आना कैसे भी करके, है ना। तो आपको क्या आ रहे हैं हमारी तरफ से, बड़े सारे प्रपोजल आ रहे हैं, आप एक कॉमन डायरेक्शन में लीड कर रहे हो, हम क्या हैं अलग अलग जगह पर स्प्रेडेड हैं, लेकिन हाँ आपको बता रहे हैं कि जब आप वहाँ पर जाना तो उस मंदिर भी हो लेना, वहाँ की भी आस्था है, जब जा ही रही हो वहाँ तक तो वहाँ पर भी मत्था टेक लेना, उस जगह भी घूम आना जाकर। वी आर गिविंग यू प्रपोजल, ठीक है। तो प्रपोजल को ध्यान में रखते हुए आप वहाँ से हम लोगों को फ़ोटोज़ भेज रहे हो कि दीपांग आप बताओ ये जो चीज़ मैंने करी है ये ठीक है, मतलब यही चाह रहे थे यही लेकर आऊँ, कशिश जो आपने बोला था ये यही मंदिर है वो इधर ही मत्था टेकना है, दिवजोत जिस प्रसाद के लिए आपने बोला था ये वही वाला प्रसाद है। तो आप उधर से क्या रहे हो, कन्फर्मेशन ले रहे हो। तो आप एक तरीके से ड्राफ्ट, आप जो हमने आपको भेजा आपने लेने के बाद कॉल नहीं करा, आप एक ड्राफ्ट बना रहे हो, वहाँ से जाकर मैसेज की फॉर्म में फ़ोटोज़ भेज रहे हो, कॉल कर रहे हो कि एक बारी देख लो तुम लोग, कंफर्म कर लो, क्योंकि अगर मैं दिल्ली आ गई तो फिर मुश्किल होगा इसको चेंज करवाना, एक बारी तुम लोग लेने से पहले देख लो मैं दुकान पे खड़ी हूँ या फिर इस मंदिर के बाहर खड़ी हूँ या फिर उस प्रसाद भंडार के बाहर खड़ी हूँ। क्लियर, अब इसको कनेक्ट कर लो, ठीक है। क्या हुआ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने टीम मेंबर्स के साथ सातों लोग जब ये मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, इनको बड़े सारे प्रपोजल आते थे कि ये कर लेना वो कर लेना, ये चीज़ ज़रूर से डाल देना, भूल मत जाना, ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, जैसा कि आज आपने देखा, ठीक है। इस पहले ड्राफ्ट को ये जो पहला ड्राफ्ट है ये प्रिपेयर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसको पब्लिश करा जाता है फरवरी 1948 में। ये ड्राफ्ट है, ठीक है, पहला ड्राफ्ट आया है, पहला ड्राफ्ट। अब यहाँ पर जैसा कि आशिमा वैष्णो देवी से फ़ोन करके हम तीनों से रिव्यू ले रही थी, वैसे बी आर अम्बेडकर और उनकी टीम जो है सबसे ड्राफ्ट जो है सबसे पहले और सबसे ज़रूरी किसके आगे रखना चाहिए बताओ मुझे ज़रा, सबसे ज़्यादा किसके ओपिनियन मैटर करते हैं बताओ। किसके, प्रेसिडेंट। और आशिमा और दिवजोत किसके ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और बस इन दोनों से पूछ लो तो काम हो जाएगा। बताओ दिवजोत, आप बताओ। कमेटी मेंबर्स के भी करते हैं, ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि इसके अलावा और भी तो कमेटी जो हमें ऊपर पढ़कर आए उसमें अनगिनत मेंबर्स हैं, उनकी भी तो मैटर करते ही हैं। कुल मिलाकर ऐसा बोल दूँ पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दूसरे मेंबर्स के भी, ये भी बोल सकता हूँ ना, ठीक है। देखो आप लोग सारी बातें जो आपने ट्राई करा अच्छा करा, कोई बात नहीं, लेकिन लेट मी करेक्ट यू। सबसे पहले कशिश आपको करेक्ट करता हूँ, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट अभी आई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना है, तो इलेक्शन का चैप्टर भी नहीं डाला गया है, अभी ड्राफ्ट है, ठीक है। तो उन लोगों की तो बात ही नहीं होती। और कमेटी के मेंबर्स जो हैं तो वो जानते हैं, दिवजोत आपको करेक्ट कर रहा हूँ कि ड्राफ्टिंग कमेटी का काम है, उसको अच्छी तरीके से दिया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन उनको मुँह ज़ुबानी याद है, और उन्होंने ये जो 6 मेंबर्स की टीम जो सिलेक्ट करी है जिसमें वो खुद 7वें मेंबर हैं, वो ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, उन्हीं के लेवल के उन्हीं के टक्कर के लोग होंगे। सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ को देश में अगर इम्प्लीमेंट करना है कशिश और दिवजोत, हमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट जो रिव्यू की ज़रूरत होती है वो होती है देश की जनता,
ये सिर्फ हमारी कंट्री के लिए नहीं, हर एक कंट्री के लिए लागू है। बताओ ज़रा, अगर पीएम को कोई भी डिसीजन लागू करना है, फार्म बिल क्यों वापस लिए गए कशिश? जनता ना खुश थी इस वजह से ना कि मोदी की सरकार और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को अच्छा लग रहा था, इस वजह से अच्छा लग भी रहा था, लेकिन 1 साल के बाद वापस लेने पड़े कि नहीं लेने पड़े, है ना। तो ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल था, अब ड्राफ्ट क्यों, ये वाली चीज़ ना आज तक लागू होती है, पता है, ये वाली चीज़ ना आज तक लागू होती है जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या ऑर्डनरी या जो कोई अमेंडमेंट बिल या फिर अमेंडमेंट बिल भी नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आया है, अगर कोई भी एक स्टैट्यूट आता है, मतलब स्टैट्यूटरी लॉ आता है, तो वो ना ड्राफ्ट के लिए जिस मिनिस्ट्री के द्वारा आता है 15-20 दिन के लिए वो विंडो ऑनलाइन ओपन रहती है टू इनवाइट ओपिनियन एंड रिव्यूज़ फ्रॉम द पब्लिक लाइक वी, हम उस पर रिव्यू दे सकें, ठीक है। तो पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 मंथ, 8 महीनों का टाइम दिया गया इंडिया की जनता को कि वो डिस्कस कर सके इस ड्राफ्ट को। ड्राफ्ट क्या होता है? काला चिट्ठा। जैसे आपने मुझे, जैसे आशिमा आपने मुझे, हम लोगों को एक चीज़ बताई कि तुम लोग देख लो और कोई बात नहीं, मैं इस होटल में वैष्णो देवी में शाम तक ठहरी हुई हूँ, और अगर ना पसंद आए एक बारी, या ओपिनियन बदले, कलर वगैरह ना पसंद आए, या फिर ये प्रसाद कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना, मैं भी शाम तक यहीं पर हूँ, लेकिन शाम तक बता देना। उन दुकान वाले भैया ने बोला ये वाली चीज़ शाम तक चेंज हो जाएगी, उसके बाद नहीं हो पाएगी, और इसलिए भी नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं वहाँ से निकल चुकी होंगी, वह वापस नहीं जाने वाली फिर इतनी दूर। सेंसिबल बात है ना ये चीज़। तो ऐसे 8 महीनों का समय दिया गया, जनता को अच्छा खासा समय दिया गया, ड्राफ्ट बनाया था इन्होंने कि कुछ भी चेंजेस करने हैं, जनता के रिव्यू, अगर जनता ये चाहेगी, कल को अगर जनता के रिव्यू इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव आते हैं तो कम से कम उसे हटा दिया जाए, क्योंकि ये चीज़ फिर ये शो करता है कि जनता नहीं चाहती। जैसे मतलब मान लो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर गया और ये है हमारा चैनल, मैंने मान लो यहाँ पर कोई पोलिंग करवाई, ठीक है, कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट मतलब यहाँ पर ये चाहिए, ठीक है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, मैंने इसके ऊपर पोलिंग करवाई, ठीक है। जैसे मैंने अभी पोलिंग करवाई भी थी कि आप कब से चाह रहे हो कि यूट्यूब में जो चीज़ें हैं प्रीलिम्स के बाद कब से चले, तो देखो 16 लोगों ने इस पर वोट करा है, 37 लोगों ने इस पर व्यू करा है। मैंने पोलिंग करवाई थी, एक MCQ बनाकर दिया था, 6 जून से वापस आए, 9 जून से, 12 से, 15 से, तो ये देखो फाउंडेशन कोर्स के लिए ये इतने लोगों ने इस पर अलग अलग वोट करा है, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर ऐसे ही ये क्या है कि मैंने ड्राफ्ट रखा है, मैंने अभी इसको लॉन्च थोड़ी ना कर दिया है, मेरे को पहले पता तो लग जाए कि लोग क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, कब से चाह रहे हैं, कब से नहीं चाह रहे हैं, यही चीज़ है, सेम चीज़ कि अगर फाइनली बनाकर रेडी कर देंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह के रास्ते डाले हुए हैं, समझने की कोशिश करो। अगर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बन भी जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए चेंजेस करे जा सकते हैं, लेकिन पहले ही अच्छी चीज़ करो। जैसे कशिश आपको हम सब के लिए डिश बना रही है, हम आपके घर आ रहे हैं, अब आपको पता है कि मान लो कि आशिमा ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़ नहीं खाती है, दिवजोत को ज़्यादा चीज़ों में मसाला पसंद है, मैं कैसे भी मुझे दे दो तो मुझे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए खुशी वाली बात ये है कि कशिश खाना बना रही है, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या, सबके तीनों की प्रेफरेंसेस और फूड चॉइसेस अलग, आपको पता नहीं, तो आपने कहा मैं खाना पहले बना देती हूँ और उसके बाद अगर किसी को जैसा मर्जी पसंद आएगा तो वो चीज़ मैं कर दूँगी। तो बेटर क्या है कि पहले से अगर वो खाना की सब्ज़ियाँ जो भी आप बना रहे हो, पनीर वगैरह, उसमें मिर्ची डालने से पहले आशिमा का थोड़ा सा अलग कर दो, मसाला बहुत ज़्यादा डाल के दिवजोत का अलग कर दो, और मुझे तो जैसा आप खा रहे हो वैसा आप मेरे को खिला दोगे तो वैसा वो चलेगा। सिमिलर थी चीज़। आपने ड्राफ्ट बनाया तो वो ज़्यादा आसान था ना मोल्ड करके, रेदर देन कि आप पूरा बना लेते, फिर उसमें क्रीम डाल रहे हो मिर्ची कम करने को, या नमक डाल रहे हो थोड़ा मसाला तेज़ करने को, वो चीज़ है। तो 8 महीनों का टाइम दिया गया जो इंडिया की जनता को कि वो इस ड्राफ्ट के ऊपर डिस्कशन कर सके और अमेंडमेंट्स प्रपोज कर सके, ताकि जितनी भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स आनी है वो आ सके। मैं इस वाला पॉइंट के ऊपर, मैंने ऊपर की चीज़ें तो जल्दी पढ़ा थी, यहाँ पर इतना एम्फसाइज़ क्यों करा, यहाँ पर मैंने एम्फसाइज़ इसलिए करा क्योंकि अगर कल को कोई आपसे इंटरव्यूअर या फिर मेंस की आंसर राइटिंग में अगर ये क्वेश्चन थ्रो करे ये चीज़ जानने को कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बहुत ज़्यादा, 2 वर्ड्स होते हैं, आपने सुने होंगे कशिश 11th क्लास में हमें क्वेश्चन आता था, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस के साथ बनाया गया है, इसको प्रूव करो। प्रूव करने के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन उनमें से एक प्रूव करने का जो यूनिक पॉइंट है ना, वो तुम्हें मैंने ये बताया 8 महीने वाली ड्राफ्ट वाली बात, और 8 महीनों के लिए जो जनता के सामने रखा गया था, ये मैंने आज तक किसी की आंसर राइटिंग कॉपी में नहीं देखा जो ये वाला कोई पॉइंट लिख कर आ रहा हूँ।
ऐसे करना चाहिए। लक्ष्मीकांत इज द मिक्सचर ऑफ फिल्म्स और मीन्स का एक तरीके से केक की सारी चीज़ें इसके अंदर, कि आपको नॉर्मल से नॉर्मल केक बनाना है, आपको ब्राउनी बनानी है, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए ये एक तरीके से आपका एक बहुत बड़ी हवेली है जिसमें आपको राइट किचन के अंदर राइट चीज़ें, राइट सामग्री ढूंढनी है, अपना बेस्ट टू बेस्ट केक या जो भी डिश आप प्रेजेंट करने जा रहे हो एग्जामिनर के सामने वो देने के लिए, बस। ठीक है। इन द लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट्स, जो जनता के रिव्यूज़ जो आते हैं, जो भी क्रिटिसिज्म आए, जो भी सजेशन आए, अब ऑब्वियस ही बात है जब आप कोई चीज़ जनता के सामने रखोगे तो दोनों चीज़ें होती है ना। मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, ये लेवल कुछ भी नहीं है। बहुत लोग हो सकता है भाई इस चीज़ को करने में कि भाई तुम्हें कुछ भी नहीं आता पढ़ाना, तुम कुछ भी एनालिसिस नहीं जानते, तुम घटिया पढ़ाते हो, ठीक है भाई, वो भी चीज़ एक्सेप्टेबल है। कई लोग बहुत तारीफ़ कर सकते हैं कि यार आप बहुत अच्छी एनालिसिस देते हो, ऑन द स्पॉट लर्न हो जाता है और उसके बाद देखना नहीं पड़ता, वो भी चीज़ ठीक है, इन्वाइटेड है। जनता की तो राय ऑब्वियस ही बात है, आएगी ना, वो तो दोनों तरफ से आएगी। तो ऐसे ही जब जनता की राय आई, गालियाँ भी पड़ी, फूलों की मालाएं भी पहनाई गई, कुल मिलाकर मतलब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को गाली नहीं पड़ रही थी, मैं एक टोन बता रहा हूँ, मतलब कुछ समझाने के लिए एक टोन यूज़ कर रहा हूँ। गाली इन द सेंस कि मतलब ये चीज़ हटा दो, ये चीज़ इसकी जगह ये ले आती तो ज़्यादा बेटर होता, इंडिया में ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, जो भी था जनता के जिस भी चीज़ के ऊपर ओपिनियन थे, जो भी हो। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसने फिर एक सेकेंड ड्राफ्ट मतलब बनाया, मतलब जो भी क्रिटिसिज्म थे उन चीज़ों को हटाया, जो भी सजेशन थे उन चीज़ों को डाला, 1 2 3 ये डाला और इन सब चीज़ों को हटाया जितने भी थे चीज़ें, ठीक है। तो सेकेंड ड्राफ्ट लेकर आए। जैसे मैंने आपको एक जैसे वही आशिमा का एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं। आशिमा होटल में शाम तक थी ना हमारे वाले एग्जाम्पल में, तो शाम को हम लोगों ने बोला यार प्रसाद यार थोड़ा सा ना बड़ा वाला ले लो उसका डब्बा, ठीक है, क्योंकि फिर तुम्हारा बार बार चक्कर नहीं लगेगा। दिव्यज्योत ने ऐसा बोला। फिर क्या कहते हैं कशिश ने बोला उसको यार एक और मंदिर हो लेना उधर, मैंने सुना है मम्मा बता रही थी मेरी कि उस वाले मंदिर भी हो लेना, वहाँ से चुन्नी ले आना। चलो ठीक है, वो वहीं पर थी, वो वहाँ पर भी चली गई। मैंने भी उससे कुछ लाने को बोला कि ये माता रानी का कपड़ा या फिर ये कोई भी चीज़ है प्रसाद का डब्बा, ये चीज़ एक और लेते आना। अब वो काम हो गया उसका, क्योंकि वो वहाँ पर थी और जो उसने सुबह ड्राफ्ट भेजा था, जो चीज़ें हमें चेंज करवानी थी दुकानदारों से और जिन मंदिरों से जो भी चीज़ें लेनी थी, वो सारा काम हो गया। तो सेकंड ड्राफ्ट रखा। आशिमा ने फिर सेकंड बार पूछा कि अभी ये चीज़ें ले रही हूँ, अब ठीक है बता दो ज़रा, अब मेरा ट्रेन का टाइम हो गया, फाइनली मैं यहाँ से निकलूँगी, ठीक है। तो सेकंड ड्राफ्ट रखा गया, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को 6 महीने से भी कम का टाइम लगा, ठीक है। टुक लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट, ठीक है। इट्स सेट फॉर ओनली 141 days। 141 डेज़ के लिए कुल मिलाकर ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी, क्योंकि एक तो यहाँ पर BR अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन मुँह ज़बानी याद था, और ड्राफ्ट जितना रखा जाता था ना, ठीक है, कि मतलब पहला ड्राफ्ट रखने के लिए जो उसको टाइम लगा वो 6 महीनों से भी कम का लगा, क्योंकि टीम मेंबर्स बहुत एक्सपर्ट टीम मेंबर्स थे। 60 कंट्री से ज़्यादा का कॉन्स्टिट्यूशन को मुँह ज़बानी रटा हुआ था, जैसा कि मैंने बताया, और इनको पता था कौन सी चीज़ें डालनी है, कौन सी चीज़ें नहीं डालनी है, सिचुएशन सर्कमस्टांसिस के हिसाब से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे यार ये क्या मजाक है, 6 महीनों से कम का टाइम लगा, ये कम होते हैं क्या, 141 डेज़ कम होते हैं क्या? यार इंडिया जैसी डाइवर्सिफाइड कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, इतने सारे चैलेंजेस के बीच में, पार्टीशन के बंटवारे के बीच में देश आज़ाद हुआ था, ऑर्डिनरी लॉज बनाने का काम भी चल रहा है। उस लिहाज से जो मेन काम था, मुख्य काम था संविधान को बनाने का, 6 महीने का टाइम लग गया, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था कशिश, दिव्यज्योत, आशिमा, जो कंठस्थ हो, जो स्ट्रॉन्ग हो, जो स्टैटिक हो, जो काफ़ी ज़्यादा जिसकी फाउंडेशन नींव ऐसी रखी जाए कि बार बार जो कंट्रीज़ में उथल पुथल मचते हैं, सिविल वॉर होती है, कंट्री का बंटवारा होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, दे आर टू बी री रिटन, फिर से लिखना पड़ता है उनको, जैसा कि हमारे नेबर्स के साथ हुआ। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन, श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन, भूटान का कॉन्स्टिट्यूशन, बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के कॉन्स्टिट्यूशन का 4-4, 2-2, 6-6 बारी लिखे जा चुके हैं। पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इनके कंपैरिजन के बारे में। ये वैसे तो आपको पता ही होगा, आपने वो पढ़ा होगा कशिश, साउथ एशिया वाला, सार्क वाला चैप्टर है ना 12th क्लास में, उसमें आजकल ये चल रहा होगा कि उनमें कितनी उथल पुथल मस्ती है ना, या किसी में मोनार्की की दिक्कत रही है, किसी में सिविल वॉर रहा है, किसी में
डेमोक्रेसी नहीं रही है तो जनता उस पर उतर आई। पाकिस्तान में देख लो कितने बार जो उधर के प्रीमियर थे उनका असैसिनेशन हो जाता है। आप करंटली देख लो हमारे देश में कब ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेशर के चलते रिज़ाइन देना पड़े। अभी क्या हुआ पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के साथ, देना पड़ा ना। ये सारी चीज़ें चुनौतियाँ जो हैं वो हम चुनौतियाँ आएंगी पता था, और चुनौतियाँ आई भी हैं। जो 70s का दशक था, 80s का जो टाइम था, आपको पता है ना कितनी सारी सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स हुई थी जब देश से अलग होने की बात लोग करने लगे थे, स्टेट्स करने लगी थी। पंजाब डिमांड कर रही थी खालिस्तान बना दो, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इतनी सारी डिमांड कर रहा था, नागालैंड डिमांड कर रहा था ग्रेटर नागालैंड बना दो, असम को हमसे अलग होना था, सिक्किम एक कंट्री थी जिसने आके इंडिया को ज्वाइन करा। इट वॉज अ एरा एंड अ ह्यूज चैलेंज फॉर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, जिसमें बहुत सारी स्टेट्स हमसे अलग होना चाह रही थी। अलग होने का मतलब ये नहीं है वो ये कह रही थी सेपरेट स्टेट बना दो, सेपरेट कंट्री बना दो, लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो पावर थी। ऑल क्रेडिट गोज टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कि इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, इतना सोच समझ के रखा गया कि उसके अंदर हर चीज़ का सॉल्यूशन है। जैसे कहते हैं ना, ज़िंदगी में इंसान अगर हर जगह से निराश हो जाए, उसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, उसे गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, ये सब पढ़ना चाहिए। उसके अंदर हर चीज़ के आंसर लिखे हुए मनुष्य के जीवन के। ऐसे ही देश में अगर कल को समस्या आती है, कुछ भी कब लिखा गया था, 1946 में बनना शुरू हुआ था, और ये समस्याएं आती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स वगैरह 1970s और 80s का टाइम था वो वाला। फिर भी और आज भी देख लो, आज तक टाइम का ये चीज़ें काम करती हैं। कोविड के टाइम पे कई लोग ये ब्लेम लगाने लगे, मैंने एक आर्टिकल डिस्कस करा हुआ ही था अपने चैनल के ऊपर कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना वो बेकार है, वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाई कोविड को, जबकि जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं वो बहुत अच्छे से कवर कर पाई। आपको लगा होगा ये कौन सी ये डिबेट्स बनाने लगे आज, ये डिबेट हम कवर करेंगे। ये ऐसी चीज़ें आती हैं PSIR के अंदर, जब पूरा PSIR कवर कर लोगे ना, ये सारी डिबेट आती है करंट अफेयर से कि आइडियोलॉजीज़ कैसे काम करती हैं करंट कंटेक्स्ट में एक देश को सक्सेसफुल और नकारा बनाने के लिए। तो उसके चक्कर में सारी डेमोक्रेटिक कंट्री ने एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस करी थी। सीक्रेट क्या करी थी, मतलब वो सामने आई तो गई थी कि डेमोक्रेसी बेस्ट है, ये सब कुछ है। 2021 में तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी ये वाली कॉन्फ्रेंस करने की? अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी पैंट बचाने के लिए। बताऊंगा किसी ने इसके बारे में डिटेल में, लेकिन ये डिबेट चल पड़ी है पता है कोविड के बाद कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्री बेस्ट हैं। रशिया ने, चाइना ने जिस हिसाब से कोविड को कंट्रोल कर लिया, इतनी डेथ यहाँ पर इन कंट्रीज़ में नहीं हुई एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज जितनी और कैपिटलिस्ट कंट्रीज यहाँ पर जितनी सारी डेथ हुई है। और बिल्कुल इस चीज़ का प्रूफ है। तो क्या ग्लोबल सिस्टम और आइडियोलॉजीज़ को चेंज करना चाहिए? क्या कंट्रीज़ को नई आइडियोलॉजी, नया पॉलिटिकल सिस्टम अपनाना चाहिए? इस चीज़ के ऊपर एक डिबेट स्टार्ट हो गई है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है, ऐसे कवर करी जाती है पॉलिटी, और वो हर सेपरेट में हम लोग अलग बातें करते हैं, यहाँ पर ऐसे कवर करा जाता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। इस लेक्चर में इतना ही।